क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़ी कंपनियों के भी मालिक बन सकते हैं उनके शेयर खरीद कर? कैसे? यही है ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों का कमाल। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिनको हम संयुक्त पूंजी कंपनी के नाम से जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसको हम संयुक्त पूंजी के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए, संयुक्त पूंजी कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां क्या होती है उनके बारे में हम समझते हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी से आशय उन कंपनियों से है जिनका सम्मेलन कंपनी अधिनियम 2013 या इसमें से पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। कौन सी कंपनी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी? जहां जिसका किसके द्वारा ये अधिकृत हुई है। अधिकृत कंपनी अधिनियम जो 2013 ये अमेंडेड है, या पुराना कोई जो 1956 का जो अधिनियम था कंपनी एक्ट्स का, उसके अंतर्गत हुआ है। ठीक है। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस कंपनी के स्वामी की जितना परसेंट ऑफ शेयर्स आप अपने स्टॉक्स में देखा होगा कि जितने प्रतिशत वो शेयर्स लगा रहे हैं उस अनुसार उनकी स्वामित्व होता है। तो इसी को हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में जानते हैं। ठीक है। ये जो कंपनी अधिनियम 2013 से अधिनियमित थी या उससे पहले जो 1956 का अधिनियम था उसके द्वारा अंतर्गत हुआ है जिनका जन्म, उन्हीं को हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ है लक्षण। तो सबसे पहला है कृत्रिम व्यक्तित्व, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को ही मानते हैं। कंपनी की सदस्यता या कंपनी का अस्तित्व उसके मेंबर से अलग होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल मतलब क्या है? हम एक जो नॉर्मल व्यक्ति उसको नेचुरल पर्सन बोलेंगे। आर्टिफिशियल मतलब जो एग्जिस्टेंस में नहीं है या जिसको हम लाइव में नहीं मानेंगे, कि जो मतलब ट्रांसपेरेंट इनट्रांसपेरेंट टाइप की है। तो कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है और इसका अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व होता है। ठीक है। जैसे एक सदस्य है, उसकी क्या है, उसकी नेम आइडेंटिटी, ये उसका अस्तित्व होता है, लेकिन कंपनी के सदस्यों से अलग अस्तित्व है। अगर सदस्य आएगा या चलेगा या मृत्यु हो गई तो उसका प्रभाव किसी भी कंपनी पे नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें हमने इसको आर्टिफिशियल पर्सन माना है। दूसरा है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कानून की नजरों में कंपनी और कंपनी की सदस्य का जो प्रारूप होता है या आइडेंटिटी होती है वो अलग अलग होती है। इसके सदस्यों से कोई समापन से या उसके सदस्यों से लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए ये सेपरेट लीगल एंटिटी मानी है। तो समामेलन के दिन से ही कंपनी को एक अलग पहचान, जिस दिन कंपनी स्टैब्लिश हुई तो उसको अलग से एक पहचान मिल जाती है जो उसके सदस्यों से पृथक होती है। ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये हम कंपनीज एक्ट में भी पढ़ते हैं कि कंपनी की सदस्यता या कंपनी का जो अस्तित्व होता है उसके सदस्यों से अलग होता है। किसी भी सदस्य के आने जाने से कंपनी बंद नहीं होगी, वो निरंतर चलती रहेगी, ये हम मानते हैं। इसकी परिसंपत्तियां एवं इसकी देयता इसके स्वामियों की परिसंपत्तियों के देयता से पृथक होती है। इसकी कंपनी जो लाइबिलिटीज, एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं वो उसके सदस्य की एसेट्स और लाइबिलिटीज से अलग होगी, इसलिए ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी का टैग बियर करती है। थर्ड है इसकी स्थापना, फॉर्मेशन। तो कंपनी की स्थापना अधिक समय लेने वाली खर्चीली एवं जटिल प्रक्रिया। इसको स्टार्ट करना बहुत आसान नहीं है। पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, बहुत सारी इसमें जटिलता होती है। तो क्या है, ये समय बहुत अधिक लेती है। खर्चीली प्रोसेस है मतलब कॉस्टली प्रोसेस है। इसके कार्य प्रारंभ से पहले कई प्रलेख तैयार करना, मतलब बहुत सारे आरओ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है। कई तरह का रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है, तब एक कंपनी स्टार्ट होती है। तो एक लंबा जटिल प्रोसेस है तथा कई कानूनी आवश्यकताओं का पालन करता है। बहुत सारी जो औपचारिकताएं हैं, जो कानूनी औपचारिकताएं हैं, लीगल जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो हमें यहाँ पे पूरी करनी पड़ती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर इसमें कुछ गुण हैं, इसके कुछ मेरिट्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है सीमित दायित्व, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो अंशधारक अपने अंशों की आदत राशि की सीमा तक उत्तरदायित्व होते हैं। जितनी उन्होंने राशि या स्टॉक पे पैसा लगाया है उतने उस तक वो लिमिटेड रहते हैं, तथा ऋणों के निपटाने के लिए कंपनियों की परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। जो भी कंपनी के लोन है उनको निपटाने के लिए, क्योंकि कंपनी की संपत्ति उसके सदस्यों से अलग होती है, तो कंपनी के एसेट्स का हम यूज कर सकते हैं उसके लोन को चुकाने के लिए। फिर है हितों का हस्तांतरण, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो स्वामित्व के हस्तांतरण में सरलता कंपनी में निवेश का अतिरिक्त लाभ है। ठीक है। स्वामित्व के हस्तांतरण मतलब ओनरशिप के ट्रांसफर से
सरलता कंपनी में निवेश, जो भी ट्रांसफर अगर ओनरशिप हो रही तो आप दूसरी कंपनी में शेयर लगा सकते हैं, क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी के अंशों को बाजार में बेचा जा सकता है। ठीक है, जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स है, पब्लिक शेयर्स होते हैं, उसको आप बाजार में सेल कर सकते हो, तो इससे जो ओनरशिप है या ट्रांसफिलिटी है वो आसानी से की जा सकती है। फिर है स्थायी अस्तित्व, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो कंपनी को अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं कि कानून कंपनी और कंपनी के सदस्यों को अलग अलग मानता है। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तथा इस पर उनकी मृत्यु, अवकाश ग्रहण, त्यागपत्र, दिवालिया होना, पागलपन का कोई प्रभाव नहीं करता, क्योंकि कानून ने दोनों को अलग अलग माना, तो कोई भी किसी भी सदस्य की मृत्यु, पागल या दिवालिया होने से कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो निरंतर रूप से चलती रहेगी। फिर है विस्तार की संभावना, जिसको बोलते हैं हम स्कोप ऑफ एक्सटेंशन। तो संगठन के एकल स्वामित्व और साझेदारी की तुलना करने पर एक कंपनी के पास वित्त के अधिक स्रोत है। ठीक है, कि अगर हम एकल स्वामित्व या इसको पार्टनरशिप से कंपेयर करें तो कंपनी के पास कई सारे फाइनेंसेस होते हैं। ठीक है, खुद के लिए पैसे का बहुत सारा स्रोत होता है। एक कंपनी जनता से धन की व्यवस्था के साथ साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों में ऋण ले सकती है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी क्या है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आसानी से लोन प्राप्त कर सकती है एज कंपेरेटिव टू एकल और पार्टनरशिप के रूप में। ये इसके कुछ मेरिट्स के रूप में थे। चलिए अब हम इसकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस। तो व्यक्तित्व कार्य वातावरण, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, तो स्वामित्व एवं प्रबंध में पृथकता से एक ऐसा वातावरण बन जाता है इसमें कंपनी के अधिकरण ना तो प्रयत्न करते हैं और ना ही व्यक्तित्व में रुचि लेते हैं, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी अलग है, अस्तित्व अलग है। तो उसके जो स्वामी है कंपनी में नहीं इंटरफेयर करते हैं ना, तो इसमें क्या है कि अलग वर्क इन्वायरमेंट है, कि कंपनी अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके सदस्य, ये सब उसकी लीगल अलग तरीके की इनकी प्राथमिकता होती है, तो वातावरण भी अलग अलग होता है। फिर है अनेकानेक नियम, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरस रेगुलेशन। तो कंपनी के कार्य संचालन के संबंध में कई कानूनी प्रावधान एवं बाध्यताएं हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जिनको पूरा करना रहता है। किसी भी कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब चालू करने के लिए भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। 2 तरह के सर्टिफिकेट इसमें मिलते हैं। इससे कंपनी का प्रचालन संबंधी स्वतंत्रता कम हो जाती है, तो खुद की जो कंपनी की मतलब स्वतंत्रता, आसानी से जो एग्जीक्यूशन है वो कम होने लगता है। फिर है निर्णय में देरी, डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक जटिल प्रोसेस है तो डिसीजंस में भी कभी कभी देरी होती है। तो कंपनी का प्रबंध लोकतांत्रिक ढंग से निर्देशक मंडल के माध्यम में से होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, कि निर्देशक जो होगा, इसका डायरेक्टिंग होगी, लोकतांत्रिक रूप से होगा। विभिन्न प्रस्ताव के संप्रेषण एवं अनुमोदन की प्रक्रिया के कारण न केवल निर्णय लेने में बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने में देरी होती है। जो भी आपने प्लानिंग एग्जीक्यूट की है, उसको एग्जीक्यूट प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि इसका संचालन अलग है। ठीक है ना, फिर तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ना सिर्फ देरी होती है और उसको कार्य को एग्जीक्यूट, कार्य कब चालू होगा, डिसीजन लेट आया, क्योंकि एक जटिल प्रोसेस है, तो उसका कारण ये देरी का सामना हमें करना पड़ सकता है। फिर है फोर्थ, गोपनीयता की कमी। ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी को समय समय पर कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में अनेक सूचनाएं रहती है। जो ROI कहाँ से रजिस्टर्ड होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस में रहते हैं। तो रजिस्ट्रार में समय समय पर कई तरह के दस्तावेज हमें प्रस्तुत करने पड़ते हैं, सूचनाएं देनी होती है, जिससे सूचनाओं में गोपनीयता की कमी बनी रहती है। सबसे पहले यहाँ कहाँ कोई भी कंपनी है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर होगी, तो जो सीक्रेसी होती है, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वो लीक हो जाती है, गोपनीयता बनी नहीं रह सकती, ये जटिलता आ सकती है। तो ये उसके कुछ सीमाओं के रूप में थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक विशाल बिजनेस मॉडल है जिसमें कई कानूनी जटिलताएं होती हैं। तो अगली बार आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदिएगा तो समझिएगा कि आप मालिक बन चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।